दोस्तों इंडिया में लोगों के बीच काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फेमस हैं, पर इन सब में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहता है गोल्ड या फिर एफडी। तो अगर हम एफडी की बात करें तो जो हम इंडियंस के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो एफडी का एवरेज भी अप्रॉक्स 5% रहता है। पर हमारे कंट्री का एवरेज इन्फ्लेशन ही अराउंड 7% रहता है। तो यहाँ से हमको ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि एफडी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो नहीं है। एंड अगर हम गोल्ड की भी बात करें तो बेशक गोल्ड का रिटर्न रेट 9% इन्फ्लेशन को तो बीट करता है, पर ये इतना अच्छा भी नहीं है कि आप इससे एक लॉन्ग लाइफ वेल्थ क्रिएट कर लें। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट मेथड के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। नॉट ओनली दिस, ये मेथड इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। एंड कुछ रिसर्चेस तो ये तक बताती हैं कि ये मेथड इंडाइसेस लाइक निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न्स को भी बीट करती है। एंड इस मेथड का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। अब इस मेथड के फाउंडर है रॉबर्ट कर्बी, जिन्होंने 1984 में इस मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग को खोजा था। पर इंडिया में ये मेथड तब जाके पॉपुलर हुआ जब इन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी द कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के नाम से। तो अभी जो ग्राफ आपने स्क्रीन में देख रहे हो, ये ग्राफ शो करता है कि आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को 1 महीने या फिर उससे कम टाइम पे ही सेल कर देते हो तो 50% चांसेस है आपके लॉस होने के। मतलब कि 50% चांस है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुनाफा होगा और इतने ही चांसेस हैं कि आपको लॉस होगा। पर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल या फिर उससे ज़्यादा समय के लिए होल्ड करके रखते हो तो भी आपका सिर्फ और सिर्फ 30% ही चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा। पर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रखते हो तो फिर 100% चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट ही होगा, मतलब ज़ीरो रिस्क। इसीलिए अभी तक हमने वीडियो सीखा कि अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तभी जाके हमें 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मेथड को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। एंड फिर इस बुक की टीचिंग के हिसाब से हम लास्ट में खुद भी एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाएंगे, जिससे हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आखिर ये मेथड असली में काम करती भी है या फिर नहीं। पर इन सबसे पहले मैं आपको मिस्टर सिंह की एक स्टोरी नरेट करना चाहूँगा, जिससे आपको ये मेथड ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मिलिए मिस्टर सिंह से। ये अपने सिटी के पॉश एरिया में रहते हैं। इनका एक प्यारा सा बच्चा है, एक बड़ा सा घर है, एक अच्छी सी कार है। एंड वो हर सारी चीज़ें हैं जो कि एक आदमी को चाहिए होती हैं एक लाइविश लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो आज मिस्टर सिंह के बेटे का बर्थडे है, तो काफ़ी सारे लोग आए हैं। एंड अब क्योंकि इनके बेटे का ही बर्थडे है तो एक काफ़ी ज़्यादा लेविश पार्टी भी ऑर्गेनाइज की गई है। पार्टी में आए सारे गेस्ट मिस्टर सिंह के बेटे को विशेष देते हैं एंड कहते हैं कि उसका फ्यूचर भी उसके डैड के जैसा ही ब्राइट होगा। अब ये बात सुनकर के मिस्टर सिंह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि बाकी लोगों को दिखता है कि मिस्टर सिंह काफ़ी ज़्यादा वेल सेटल है एंड एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ऐसा असली में होता नहीं है। मिस्टर सिंह के अपने भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए आपको मिस्टर सिंह की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। तो मिस्टर सिंह स्कूल लाइफ में टॉपर थे, जिसके कारण उन्हें हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए एक काफ़ी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, जहां से उन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया। एंड एज एक्सपेक्टेड उन्हें एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी जॉब भी मिली। एंड उस टाइम पे मिस्टर सिंह अपने आप को एक ओवर अचीवर समझते थे। बट आज उन्हें अपने आप से एक अंडर अचीवर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि अपने करियर के स्टार्ट में मिस्टर सिंह ने प्लान किया था कि वो 40 साल की एज में रिटायरमेंट ले लेंगे। बट आज वो 50 साल के हो गए हैं एंड उन्हें अपने रिटायरमेंट का आर तक प्रिपेयर नहीं किया है। तो ये तो थी मिस्टर सिंह की बैक स्टोरी। पर अब हम रिसर्च करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो स्टार्टिंग में मिस्टर सिंह का पैकेज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड उन्हें सैलरी भी एक काफ़ी अच्छी मिलती थी, पर वो सारे पैसे पार्टीज़ वगैरह में ही उड़ा दिया करते थे एंड उन्होंने कभी भी सेविंग नहीं की। एंड इन चीज़ को देख करके उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि वो मिस्टर सिंह की शादी करा देंगे, क्योंकि अगर वो शादी करा देंगे तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी एंड ये सेविंग भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब शादी के बाद जब मिस्टर सिंह का एक बेटा होता है तो उन्हें भी रियलाइज़ होता है कि उन्हें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। एंड इस चीज़ के लिए वो अपने पेरेंट्स की एडवाइस के ऊपर एफडी में पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे मिस्टर सिंह के लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन उनके पेरेंट्स ने लिए, यानी कि उनकी पढ़ाई, देन उनकी मैरिज एंड देन वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो उनके पेरेंट्स के द्वारा लिए गए शुरू के 2 डिसीजन तो ठीक थे, पर तीसरे वाले में गलती हो गई। एंड अब क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा फेमस था नहीं, एंड जब मिस्टर सिंह को स्टॉक मार्केट के बारे में पता भी चला तब स्टॉक मार्केट में कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता नहीं था एंड सब ट्रेडिंग ही करते थे। तो मिस्टर सिंह भी ट्रेडिंग ही करने लगे, जिसमें कभी तो उनको लॉस होता एंड कभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता।
पर यहाँ पे भी दिक्कत ये थी कि मिस्टर सिंह कर तो ट्रेडिंग रहे थे, पर उनको लगता था कि ये सब वो अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं। पर रियलिटी में वो बस पोकर यानी कि जुआ खेल रहे थे। एंड जब तक मिस्टर सिंह को ये बात समझ में आती है तब तक काफ़ी देर हो चुकती है। एंड वो डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वो स्टॉक में कभी भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। एंड फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि लोग रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक फ्लैट बुक कर लिया। तो कुछ सालों तक तो सब ठीक चला, पर फिर आया 2008 का इकोनॉमिक क्रैश। अब इससे मिस्टर सिंह को तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में थी, ना कि स्टॉक मार्केट। पर क्योंकि इस इकोनॉमिक क्रैश के कारण सारे ही मार्केट इफेक्ट हुए थे, तो इसीलिए उनके फ्लैट का काम जो 4 साल में ही खत्म होना था, अब उसे खत्म होने में 9 साल लगने थे। जिस कारण से वो ना तो उस फ्लैट को रेंट पे दे सकते थे और ना ही किसी को सेल कर सकते थे। पर एट द एंड यही सब रीज़न थे जिनके कारण मिस्टर सिंह अपने आप को एक अंडर अचीवर मानते थे, क्योंकि ना तो उनके एफडी में रखे पैसे कुछ खास रेट से ग्रो हो रहे थे, और उन्होंने बाकी भी जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उनसे मुनाफा तो दूर बल्कि उन्हें नुकसान ही हो रहा था। और मिस्टर सिंह की करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग उन्हें हर महीने 30 लाख रुपए चाहिए थे। यानी कि अगर वो रिटायरमेंट लेना भी चाहें तो अगले 10 सालों के लिए उनके पास ऑन एन एवरेज 9 करोड़ रुपए तो होने ही चाहिए थे, जो कि उनके पास थे नहीं, इसलिए रिटायरमेंट वो ले नहीं पाए। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर मिस्टर सिंह की हेल्प करेगा कौन? एंड द आंसर इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर उससे पहले हम देखेंगे मिस्टर सिंह की कुछ ऐसी गलतियों को जो ज्यादातर लोगों ने की हैं अपने लाइफ में। तो पहली मिस्टेक है नो क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान। मिस्टर सिंह ने अपने लाइफ में कोई क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया ही नहीं। उनका जहां मन किया जब मन किया उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मन किया कर दिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मन किया कर दिया, पर इन्होंने ये चीज़ कभी कैलकुलेट की ही नहीं कि इन्हें कितना रिटर्न मिलेगा एंड कब तक। और मिस्टर सिंह की दूसरी मिस्टेक थी स्टॉक मार्केट के एक्चुअल पोटेंशियल को ना समझना। उन्होंने स्टॉक मार्केट को एक पोकर समझा, जिससे कि वो बस पेनी स्टॉक्स को ही बाय करके ट्रेड करते हैं एंड थोड़े बहुत प्रॉफिट के मिलने के बाद ही अपने दोस्तों के बीच में शो ऑफ करते हैं। एंड वो ये चीज़ कभी नहीं समझ पाए कि अगर वो स्टॉक मार्केट में एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो वो भी एक लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पे मिस्टर सिंह रिप्रेजेंट करते हैं एवरी इंडियन एवरेज मिडिल क्लास को, फिर चाहे वो अमीर हो या फिर हो गरीब। बस फर्क कितना है कि अमीरों के मिस्टेक में जीरो ज्यादा होते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग होता क्या है। तो वेस्टर्न कल्चर में पुराने टाइम पे लोग अपनी प्रीशियस चीज़ें जैसे कि ज्वेलरी या फिर कोई और प्रीशियस मेटल, और उस टाइम पे क्योंकि शेयर्स भी फिजिकली होते थे तो शेयर्स इन सारी चीज़ों को ये लोग कॉफ़ी के जार में बंद करके किसी ऐसी जगह रख देते थे जहाँ कोई आसानी से इन्हें ढूंढ ना पाए। एंड फिर ये चीज़ें दशकों तक कॉफ़ी के जार्स में ही दबी रह जाती थी, और दशकों बाद जब ये चीज़ें वो लोग कॉफ़ी के जार से बाहर निकालते थे तब इनकी प्राइस अपने एक्चुअल प्राइस से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड क्योंकि आज की हमारी मेथड इसी मेथड से इंस्पायर है, इसलिए इसका नाम भी कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग है। तो इस मेथड में हम कुछ बहुत ही अच्छी कंपनीज के शेयर्स को बाय करते हैं एंड फिर उन्हें खरीद के भूल जाते हैं। यानी कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में हमें कुछ बहुत ही हाई वैल्यू स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसे कि हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकें, ताकि हमें कंपाउंडिंग की पावर का असली स्वाद मिल सके। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे आपको कौन से स्टॉक रखने हैं अपने कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में। तो इस चीज के लिए बुक के ऑथर ने 5 स्टेप मेथड दिया। तो अब सबसे पहले जानते हैं इन 5 स्टेप मेथड के बारे में। तो पहले मेथड में आपको ये देखना है कि अगर आप किसी भी कंपनी को अपने कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी मार्केट कैप कम से कम 500 करोड़ से तो ऊपर ही होनी चाहिए। और दूसरी क्वालिटी जो किसी कंपनी में होनी चाहिए कॉफी कैन पोर्टफोलियो में ऐड होने के लिए, वो है उसका ग्रोथ रेवेन्यू 10% से ऊपर होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर कोई कंपनी इस साल 100 रुपए कमा रही है तो उसे अगले साल 110 रुपए कमाना चाहिए एंड फिर अगले साल उसका भी 10%, और इसी तरह ये कंपनी पिछले 5 से 6 सालों से करती आ रही हो, तभी हम उसे अपने कॉफी कैन पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। तो 2 स्टेप तो हो गए। तो अब हम इमेजिन करते हैं आपने एक ऐसी कंपनी भी ढूंढ ली जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़ से ऊपर है एंड वो पिछले 5 से 6 सालों से कंसिस्टेंटली 10% से ऊपर का ग्रोथ रेवेन्यू भी मेंटेन कर रही है। तो अब आपको उस कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करना होगा।
तो रूल के अकॉर्डिंग उस कंपनी का आरओई एटलीस्ट 15% तो होना ही चाहिए। आरओई का मतलब होता है कंपनी के द्वारा जनरेट किया गया रिटर्न शेयर होल्डर्स के पैसों पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है जिसके पास 1,000 रुपए का फंड पड़ा है शेयर होल्डर्स का, एंड देन ये कंपनी उस 1,000 रुपए से बिजनेस करके 1,150 रुपए बनाती है, तो ये एक्स्ट्रा 150 रुपए आरओई है, जो कि होता है 15%। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है आरओसीई, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी के पास तो टोटल जितने भी फंड है उसके ऊपर जनरेट किए गए रिटर्न, और ये आरओसीई भी मिनिमम 15% का होना चाहिए। तो अगर आपको वो कंपनी अपने कॉफी कैन पोर्टफोलियो में ऐड करनी है तो वो कंपनी इन चारों स्टेप को फुलफिल करनी चाहिए। एंड पांचवा स्टेप कहता है कि आपको अपने कॉफी कैन पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ 12 कंपनीज रखनी, और फिर इस पोर्टफोलियो को आपको लॉन्ग टर्म यानी कि एटलीस्ट 10 सालों तक तो होल्ड करके रखना है फॉर द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखी मतलब वीडियो तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कंपाउंडिंग के बारे में और अच्छे से जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो, एंड अगर एसआईपी के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो में क्लिक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।